नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र वाला जो पोर्शन है उसकी पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। आज हम लोग अध्याय 3 मुद्रा और साख पर चर्चा करेंगे। आप अपने अभी तक के जीवन में विद्यार्थियों, आपने अपने चारों तरफ एक वस्तु देखी होगी जिसे रुपया या पैसा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, किंतु यह एक वस्तु है जिसकी सहायता से आप जो चीज चाहते हैं उतने मूल्य की वह चीज प्राप्त हो जाती है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वास्तव में विनिमय का एक माध्यम है। आप कल्पना करें कि पहले क्या रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जब से हम लोग अस्तित्व में हैं, जब से मानवता है, तब से कागज की रुपया और इस तरीके की मुद्रा चल रही, करेंसी नोट। समय के साथ पहले शुरू में किसी ने गेहूं का उत्पादन किया, किसी ने गुड़ का उत्पादन किया, किसी ने कोई कपड़ा सिलता था और आपस में वस्तुओं की अदला बदली करते थे। इसे प्रत्यक्ष विनिमय का साधन भी कहते हैं। इसमें दिक्कत ये थी कि किसी गेहूं के विक्रेता किसान को अगर उसे गुड़ चाहिए तो उसे ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा जिसे गेहूं चाहिए हो, ऐसा गुड़ विक्रेता जिसे गेहूं ही चाहिए हो। अगर उस गुड़ विक्रेता को गेहूं की जगह कपड़ा चाहिए तो वह उससे सौदा नहीं। तो यह दोहरा संयोग यह काफी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए धीरे धीरे यह चलन में आई होगी कि हर वस्तु का मूल्य तय हो गया और उतने की मुद्रा उन्होंने ले ली। गेहूं जितना आपका अधिक है आपने बेच दिया, मुद्रा, उस मुद्रा से आप जहां से चाहें जो वस्तु चाहें खरीद लें उतने मूल्य का। शुरुआत में यह मुद्रा धातुओं की बनती थी और मुद्रा के मूल्य के बराबर लगभग धातु का मूल्य रहता था। सोने की, चांदी की, जस्ते की मुद्राएं बनती थी। आधुनिक युग में कागज की ये नोट और सिक्के सामने, इस कागज की नोट का वास्तव में अपना कोई मूल्य नहीं, किंतु इसका मूल्य क्या है? उस देश की सरकार उतने रुपए की उसकी गारंटी देती है। आपने कभी अपना नोट पढ़ा? आप 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट पढ़िए तो उसमें साफ लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। और उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का, धारक मतलब जिसके हाथ में है उतने रुपए की वो गारंटी देती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो सरकार की गारंटी के कारण वो उसका उतना का मूल्य है, वो सर्वमान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, एक्सचेंज का, अदला बदली का एक माध्यम है। हम एक किसी वस्तु की लेन देन में, हमारे पास कोई वस्तु है, हमने उसको बेचा और उतने धन से हम दूसरी वस्तु ले सकते हैं। मुद्रा एक विनिमय का, एक्सचेंज का माध्यम। अब मुद्रा का जो अधिक, मान लीजिए हमारे पास दैनिक उपभोग के लिए जो मुद्रा है उसमें से कुछ बैंकों में रख देते हैं। कोई दैनिक मासिक वेतन भोगी लोग हैं, व्यापारी हैं, बैंक में रखा दिया और जितना आवश्यकता हो उतना निकाला। यहां से बैंक का शुरू। बैंक उस मुद्रा को रखती भी है और जब चाहे आपको वापस करेगी और उसके जो इतना पैसा आपका उनके पास रहेगा उसका उन्हें ब्याज भी देगी, सूद भी देगी। तो यहां से बैंक का रोल शुरू हुआ। अब मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए देना है और उसके बैंक में है, तो उसने एक कागज के एक टुकड़े पर, जिसे चेक नाम कहते हैं, उतना रुपया दिया और वह उनका हो गया। रवि ने सुमित को दिया तो वो रवि केवल सुमित के नाम 50,000 रुपए चेक काट के दस्तखत कर देगा। बैंक वाला देखेगा कि रवि के खाते में 50,000 है, हाँ है, तो उतना पैसा उनका दस्तखत मिलाएगा, सुमित के खाते में जमा कर देगा। जो के चेक काटेगा उसके में से निकाल के और जिसके नाम रहेगा उसके जमा हो जाएगा। यह आपके लिए सब प्रश्न बन रहे हैं। चेक दे दिया और कहा कि अगर किसके नाम है तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, किसके खाते में से किसके निकल। तो एक ये भी चेक भी आधुनिक मुद्रा हो गई।
कि बैंकिंग के माध्यम से उतने पैसे का आदान प्रदान, नगद करेंसी नोट ले जाने की जरूरत नहीं है, चेक काट दिया। आजकल बहुत आधुनिकतम माध्यम है, ई करेंसी भी है, एटीएम्स हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, कुल मिलाकर वो वही विनिमय का माध्यम है, रूप बदला। हमने कभी ये सोचा कि बैंक इस पैसे का करता क्या है? बैंक में जो आप पैसा रखे हैं वह हम लोगों को ही, सबको विभिन्न जरूरतों पर बैंक कर्ज के रूप में देता है। बैंक हमारे जमा पर मान लीजिए 4% ब्याज देगा और जो कर्ज देगा उस पर 8% ब्याज लेगा। ये जो बीच का रकम है ये बैंक के खर्चे और बैंक की बचत है। जमा पैसे को कर्ज के रूप में बांटता है और जमा पैसे पर कम ब्याज देगा और ऋण पर अधिक ब्याज लेगा। ये बैंकिंग सिस्टम, ये तो है मुद्रा की व्यवस्था। एक दो आपके सिलेबस में इस तरीके के उदाहरण दिए गए ऋण की। अब हमने कहा कि ऋण देता है बैंक, तो ऋण क्यों लेते हैं? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने विभिन्न कार्यों के लिए धन न होने पर लोग ऋण लेते हैं। दो उदाहरण, मान लीजिए कोई सलीम नामक व्यापारी है, वह जूता बनाने का काम करता है। उसको शहर के किसी बड़े व्यापारी से 3000 जूते बनाने का ठेका मिल गया। उसमें उसे लंबा फायदा होगा, लेकिन 3000 जूते बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, चमड़ा, धागा, मजदूर, चपकाने के लिए सामग्री, ये सब उसके पास नहीं है। वो क्या करे? या तो यह धंधा छोड़ दे। तो इसके एवज में वह उस व्यापारी से जिससे ऑर्डर मिला है उससे 1000 जूते का अग्रिम पैसा ले सकता है कि सर हमें दे दीजिए और हम आपको इतने दिन में लौटा देंगे। और उसने उनसे लिया और जूता बना के दिया, उससे अच्छा मुनाफा हुआ, उनका पैसा भी लौटा दिया और मुनाफा भी हुआ। तो यहाँ व्यापार की कार्यशील पूंजी के लिए, व्यापार है तो कार्यशील, व्यापार में जो कार्यशील पूंजी, ऋण लिया गया। एक दूसरा केस, कोई किसान ऋण लिया। किसान ने मान लीजिए मूंगफली की फसल लगाई और उसने किसी साहूकार से ऋण लिया उस फसल में खाद, बीज, कीटनाशक आदि के उपयोग के लिए, और किसी कारण से फसल नष्ट हो गई। अब फसल नष्ट हो गई तो उस किसान को वो कैसे वापस करे? अगले साल तो उसकी फसल अच्छी हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि इस साल का भी खर्चा और पिछले, इस तरीके से वो ऋण जाल में फंसता चला जाता है। तो दो उदाहरण आपने ऋण के देखे। एक ने तो व्यापार के लिए लिया और वापस कर दिया, और एक ने लिया कृषि के लिए। तो यहाँ ऋण की जो स्थिति है, ये आपके उपयोग और जो रिस्क है, खतरा है, उसमें कितना है और इस पर निर्भर करता है। दैनिक उपभोग के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए लोग ऋण लेते रहते हैं। ऋण की स्थिति मूल तौर पर इसको दो भागों में आप बांट सकते हैं, औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। औपचारिक का क्या मतलब है? औपचारिक ऋण स्रोत, जैसे बैंक ऋण देते हैं, या सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, उनका ब्याज बहुत साल भर का 9%, 10%, 8% है। और अनौपचारिक में कौन ऋण का स्रोत है? साहूकार, बड़े बड़े साहूकार, भूमि मालिक, ब्याजखोर, इनका बहुत ज्यादा रहता है ब्याज। 5 रुपए मासिक, तो वार्षिक हो गया 60। आप ये समझिए कि किसी भी अनौपचारिक स्रोत का जो ब्याज है, जो लोकल स्तर पर लिया जाता है, वो ब्याज कभी भी औपचारिक स्रोत, बैंकों से दिए जाने वाले ब्याज से कई गुना ज्यादा। तो आपके मन में विचार उठेगा कि फिर क्यों लेंगे अनौपचारिक से, साहूकार से लोन? औपचारिक स्रोतों से लोन लेने के लिए, बैंक से ऋण लेने के लिए विभिन्न आवश्यकता होती है, कागज पत्रों की, और विभिन्न शर्तों को पूरा करना पड़ता। और हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति न इतना जानकार होता है और न उसे
उतना जानकारी है, न ये बैंकिंग सुविधा वहाँ तक उतना प्रसार है, और उसे वो सहज में मिल रहा है, वहाँ से वो ले रहा है। तो आवश्यकता ये है कि बैंकिंग सुविधाओं की अधिक से अधिक प्रसार, सरकार निरंतर आज़ादी के बाद प्रसार हो रहा है, नई नई शाखाएं खुल प्रसार की, और उनसे उनको ऋण कम से कम कागजी कार्रवाई पर। अब ये कागजी कार्रवाई क्यों होती है? इसलिए होती है कि कोई बैंक से ऋण ले ले, न वापस करे, तो ऐसे तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। इसलिए बैंक विभिन्न, अब ये साहूकार जो ऋण देते हैं वह लोकल होते हैं, वो जानते रहते हैं उनकी वसूलने की क्षमता। दूसरी चीज एक और भी होती है, जब वो उनको लगता है कि हम इससे नहीं वसूल पाएंगे, तो इसके एवज में कुछ गारंटी रखवा लेते हैं। ऋणाधार उसको कहते हैं हिंदी में। कह दिया कि अपना उस रूप में आपका जेवर हो सकता है, जानवर हो सकता है, जमीन हो सकती है, मकान का कागज हो सकता है। बैंक भी जब आप बड़ा ऋण लेंगे तो उसके साथ वो कोई ना कोई गारंटी, कोई गारंटर व्यक्ति मांग सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी के कागजात, होम ऋण, गृह ऋण शहरों में चलन है, मकान बनाने के लिए बैंक से 10% 12% पर लोन लेते हैं लोग, और 10 साल 20 साल की मासिक किस्तों में कटा देते। उसके लिए उनकी आय के स्रोत की गारंटी, और उसके साथ साथ बैंक उनसे उस प्रॉपर्टी की मूल्य और उस प्रॉपर्टी के कागजात भी रखती है, और समय से धीरे धीरे वसूलती जाती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि औपचारिक ऋण जो हैं वो सस्ते हैं और कल्याणकारी हैं, अनौपचारिक शोषक हैं। किंतु औपचारिक ऋणों की औपचारिकताओं या इनका अभी तक प्रसार न होने के कारण लोग, गरीब लोग, गांव के लोग अनौपचारिक ऋण, अभी तक की जो स्थिति है औपचारिक स्रोतों, अनौपचारिक स्रोतों से, साहूकारों से, भूमि मालिकों से कौन ऋण लेता है? ग्राम, अमूमन शहर की अपेक्षा गांव वाले ज़्यादा लेते हैं, और पढ़े लिखे की अपेक्षा निरक्षर लोग ज़्यादा। हालांकि इधर स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है हाल के वर्षों में, और लगातार बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार हो रहा। सहकारी जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनके साथ साथ सहकारी बैंक खुले, और सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने गांव गांव ऋण देने का काम किया। किंतु घाटा की स्थिति में इन बैंकों का ऋण नहीं लौटने पर इनकी भी साख की स्थिति फंसती चली जाती है। छोटा किसान, 2-3 उदाहरण और। एक ऐसा किसान है जो 1.5 एकड़ जिसकी जमीन है, और उसने 5 रुपए मासिक पर एक व्यापारी से ऋण लिया फसल बोने के लिए, और व्यापारी को ये गारंटी दिया कि ये फसल आप ही को बेचेंगे। व्यापारी फसल देख रहा है, उसे ये साख है कि हम, व्यापारी को ये संतुष्टि है कि ये फसल ले आएगा, हमको देगा, मेरा पैसा भी निकल आएगा। अब 5% मासिक मतलब 60% व्यापारी को मोटा मुनाफा हो रहा। दूसरी स्थिति, एक 7 एकड़ का किसान है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी करके बैंक से ऋण लिया उसने 8, 8.5, 9% पर, और फसल पैदा किया, उसको कोल्ड स्टोर में रखा, फसल को बेचा, लाभांश से दिया, और वो कमाता चला जा रहा है। दूसरी स्थिति, एक कोई महिला है या गांव का कोई छोटा व्यक्ति है जिसके पास कोई आय का खास स्रोत नहीं है, किसी भूस्वामी के यहाँ मजदूरी करता है, उसको उसके घर में कोई बीमार हो गया या उसे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, उसने अपने मालिक से ऋण लिया और ऊंचे ब्याज पर, और उसके बदले में वो उनके यहाँ काम कर रहा है। मालिक को यह है कि हमें काम करता रहेगा, और एक ऋण लिया, काम ऋण पूरा नहीं हुआ, इतना चूंकि ब्याज है वो ऋण बढ़ता चला जाता है, और अधिकतर केसों में उसका जो मालिक है वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन फिर भी ऋण के दबाव में वो उसके यहाँ काम करने पर मजबूर होता है। तो आपने इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की मुद्रा क्या है, और बैंकिंग प्रणाली, और ऋण के ये 2 चीजें याद कर लीजिए, औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक। अनौपचारिक स्रोत हैं भूस्वामी, जमींदार, और
स्थानीय साहूकार आदि। औपचारिक स्रोत से ब्याज कम होता है, प्रक्रिया ज्यादा होती है। अनौपचारिक स्रोत में ब्याज बहुत ज्यादा होता है, प्रक्रिया कुछ नहीं होती, लेकिन शोषण उसमें बहुत अधिक है। इधर सरकार ने एक लोक कल्याणकारी योजना निकाली है गरीबों के लिए, जिनको औपचारिक स्रोतों से ऋण नहीं मिल पाता, और उनको ऋण सीमा में लाने के लिए निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना। इसमें क्या है, 10, 20, 25, 50 परिवारों का एक समूह बना दिया और उनसे 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक महीना उनको केवल बचत करना है, अपने जो भी उनकी आमदनी है, मजदूरी करते हैं या जो भी आय का स्रोत है वहां से। और कुछ दिन तक, अगर वो साल 2 साल तक वो पैसा एक जगह इकट्ठा होता है उन्हीं में से, और उसी में से किसी की आवश्यकता है उसको ऋण देते हैं, थोड़ा सा ब्याज लेते हैं। वो ब्याज साहूकार के ब्याज से बहुत कम होता है, और बैंक इस पर नजर रखते हैं। इनका बाकायदे रजिस्ट्रेशन होता है। 2 साल अगर ये समूह कायदे से चल गया और आपने लगातार बचत कर लिया और ऋण दे दिया और वापस कर लिया, तो इस माध्यम से बैंक भी ऋण देने लगता है। बैंक ऋण देगा समूह के माध्यम से। इस तरीके से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्धनों को, छोटी आय वालों को साहूकारों के ऋण कुचक्र से बचाने के लिए प्रयास किया गया है। इस अध्याय में बच्चों हम आपको मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम है। इस पर सरकार की गारंटी होती है, साख सरकार की गारंटी होती है, इसलिए यह मुद्रा है। बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा अपनी आय का अधिक जो बचत का हिस्सा है बैंक में रखते हैं, बैंक उसके एवज में आपको ब्याज देता है, जब चाहें आप निकाल सकते हैं। बैंक में रखे पैसे को देने के लिए आपको पैसा ही नहीं निकाल कर, चेक काट कर भी माध्यम से, एक कागज से आदेश पत्र जिसे चेक कहते हैं, दे सकते हैं। बैंक आपकी जमा पर कम पैसा देते हैं और आपको जो ऋण देते हैं उससे ज्यादा पैसा लेते हैं। ये जो बीच का बचत है बैंक का स्रोत है। बैंक से ऋण लेने के लिए विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करती पड़ती हैं, इसलिए यह औपचारिक आय का स्रोत है। और साहूकार ऐसे ही दे देता है, लेकिन उसका ब्याज बहुत अधिक होता है, इसलिए उस अनौपचारिक धीरे धीरे बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करके सरकारें अधिक से अधिक लोगों को बैंकों द्वारा ऋण और साहूकारों के ऋण चक्र से छुटकारा दिलाने प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य हुआ भी है। इन्हीं शब्दों के मैं महसूस करता हूं कि इस अध्याय से, हमारी इस वीडियो को सुनने से आपको मुद्रा और साख पर बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और इस अध्याय को समझने में आपको मदद मिलेगी। नमस्कार।